Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन को। क्लियर है ना। देखो, हमने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स वगैरह देख लिया था, रिफ्लेक्स सेक्शन देख लिया था, साइनैप्स देख लिया था, है ना, कि दो न्यूरॉन्स कैसे जुड़ते हैं, वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन देख लिया था। इन सब चीजों को यानी एज ए यूनिट हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे ओवरऑल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करके। क्लियर है ना। यानी ओवरऑल नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है और किस तरीके से काम करता है। क्लियर है। इन सब चीजों को देखेंगे, तो ध्यान से देखना। हेडिंग बना लो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हेडिंग बना लोगे साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना। इन नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे, तो यहीं पे इसी के साथ साथ क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को यहीं से हम क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को जब क्लासिफाई करोगे तो इसके दो टाइप बन जाएंगे, दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक तुम्हारा हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NS4 नर्वस सिस्टम। क्लियर है। और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखोगे यहीं पे कौन कौन आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ज्यादा अच्छा होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा ब्रेन आता है और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्लियर है ना। जिसमें ब्रेन, ब्रेन जो हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर है ना। इसे समझोगे अच्छे से। इसे मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, इस पूरे सिस्टम में सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा ब्रेन को, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ना है और जो डिटेल में पढ़ना होता है उसे मैं ऑब्वियसली लास्ट में ही बताता हूँ। क्लियर है ना। चलो आगे देख लो। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बस थोड़ा सा पढ़ना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों हो गए। क्यों बोल रहे हैं सेंट्रल, क्योंकि बॉडी के देख लो सेंटर में पाया जा रहा है। यहाँ से देखो, ऐसे इमेजिन करो सेंट्रल, तो ये ब्रेन हो गया और ये देखो स्पाइनल कॉर्ड हो गया पीछे। क्लियर है ना। सो ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद देखो पेरीफेरल। पेरीफेरी समझते हो। पेरीफेरी मींस बाउंड्री, साइड, साइड वाले जितने भी पोर्शंस हो गए ना, उधर वाले जो भी बच गए वो क्या हो गए, पेरीफेरल। अब पेरीफेरल में देख लो फिर इसके टाइप्स बन जाते हैं। एक हो जाता है तुम्हारा वॉलेंट्री। क्लियर है ना। और दूसरा हो जाता है तुम्हारा इनवॉलेंट्री। आ रहा है समझ में, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। इसका दूसरा नाम भी है, वॉलेंट्री को हम सोमैटिक भी बोलते हैं। वॉलेंट्री को क्या बोलते हैं, सोमैटिक भी बोलते हैं। और इनवॉलेंट्री को हम बोलते हैं ऑटोनोमिक। क्लियर है ना। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो ध्यान से समझोगे, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या है। वॉलेंट्री आपको पता है ना, जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में ना हम एक्शन को रोक सकते हैं, एक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, एक्शन को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। जैसा नीड होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, हम वैसा अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा इनवॉलेंट्री में। मान लो कि हार्ट बीट पे ही कोई असर हुआ, अब हार्ट बीट स्लो हुआ। इनवॉलेंट्री का एक एक्शन है कि हार्ट बीट को स्लो कर दिया। अब स्लो कर दिया तो स्लो ही होता जा रहा है, तो ये ऐसे में तो इंसान मर जाएगा ना। फिर आगे हमें ये भी तो जरूरत है ना कि जो स्लो किया उसे फिर से वापस से फास्ट करके नॉर्मल पे लाओ, ज्यादा स्लो भी नहीं कर दो। क्लियर है। तो यहाँ पे तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देख लो ये विल पावर के अकॉर्डिंग था, तो चलो ये तो हमने कंट्रोल कर लिया था। क्लियर है ना। लेकिन ये तो हमसे नहीं कंट्रोल होगा ना। यहाँ जैसे देखो, चलो मैं अभी दौड़ना ही शुरू करता हूँ, वॉलेंट्री है ना, तो मैं दौड़ा। अब दौड़ने के साथ साथ मैं दौड़ता ही रह गया, जिंदगी भर दौड़ ही रहा। लो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, उसको रोकना भी पड़ेगा। तो वॉलेंट्री है तो रोक लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर यही इनवॉलेंट्री होता तो फिर रोक पाते नहीं ना। तो वहां पे रोकने का एक अलग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वो नहीं काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी दो सिस्टम होते हैं। यहाँ पे इनवॉलेंट्री में फिर से दो सिस्टम ऑलरेडी होते हैं। एक होता है तुम्हारा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है तुम्हारा पैरासिम्पथेटिक।
क्लियर है ना, पैरासिम्पथेटिक। आ रहा समझ में? तो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। अब देखो ये दोनों क्या कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना। ये विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पहले ही समझा चुका हूं। तो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक एक दूसरे के ना एंटागोनिस्टिक होगा, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करेगा। एंटागोनिस्टिक तो अब अच्छे से पता चल गया होगा ना, इतने बार तो रिपीट हो चुका है ये वर्ड। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट काम करे, तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा। इसका एक्शन भी देखेंगे हम कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक जैसे मान लो हार्ट बीट को बढ़ाएगा ना तो दूसरा कम करेगा। अब एक सलाइवेशन को मान लो कम करेगा तो दूसरा उसको बढ़ाएगा। तो मिला जुला के होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेता है। क्लियर है ना, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है, इसमें हमारा विल नहीं चलेगा वहां पे काम। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो सिस्टम प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हुआ इतना? जिसमें से देखो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बस हम शुरू में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तरीका बतला रहा हूं बताने का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शुरू करेंगे लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना पैरासिम्पथेटिक तक। यानी पहले इधर के पोर्शन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेफिनेशंस या इंट्रोडक्शन बेसिकली बोल दो, उसे देखेंगे। तो मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद शुरू करता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है ना। लिख लिए होगे ना? चलो तो चलो यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी सबसे पहला तो हेडिंग डाल दोगे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, किसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल क्यों रहे हैं? इट लाइज इन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। क्लियर है ना? तो सबसे पहला पॉइंट बना के लिख लो, इट लाइज इन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, सो कॉल्ड एज, क्या बोल रहे हैं इसको, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना? एनएस स्टैंड्स फॉर है नर्वस सिस्टम। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा वो समझोगे, तो लिख लो इट इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड करेगा? तो दो ही चीज तो इंक्लूड करते हैं, नंबर 1 ब्रेन एंड नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है ना? एक तो ब्रेन इंक्लूड कर रहा है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में पढ़ लेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ही लोगे, ठीक है ना, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आगे देखो, इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को बाद में देखेंगे। इसके बाद समझना क्या है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब समझो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर क्या रहा है एक्चुअली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो साइट है जहां पे कोई भी मैसेज को रिसीव किया जाएगा। क्लियर है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही तो रिसीव किया जाएगा ना किसी भी मैसेज को, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मैसेज को कहीं से भी जो रिसेप्टर सेंस करता है उसको लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। देखो कोई भी एक्शन जब रिस्पॉन्स होता है ना, तो उस रिस्पॉन्स को करने में या तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है या तो स्पाइनल कॉर्ड का, स्पेशली रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियर है ना? अदरवाइज फिर ब्रेन का ही। अब यहीं पे समझो कि यहां तक लाने वाला कौन है, तो सबसे पहले सेंस करने वाला, दैट इज रिसेप्टर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर ने सेंस करा और उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स ने उसे वहां से कैरी करके कहां ले आया, या तो ब्रेन के पास नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड के पास। बेसिकली ब्रेन ही समझो आप। क्लियर है ना? तो यहां तक ले आया। अब ये क्या करेगा, अब बॉडी यहाँ पे प्रोसेस करेगा। सो इट इज द प्रोसेसिंग साइट। ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द प्रोसेसिंग साइट, जहां पे कि जो स्टिमुलस आएगा उसको प्रोसेस किया जाएगा और एक मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा, ताकि बॉडी में होम्योस्टैसिस वापस से मेंटेन किया जा सके। यानी जो भी स्टिमुलस हमने सेंस करा था ना, स्टिमुलस इज बेसिकली द चेंज। कोई भी चेंज, चाहे इंटरनल चेंज हो चाहे एक्सटर्नल चेंज हो। क्लियर है ना? स्टिमुलस पढ़ाए थे ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस। तो कोई भी चेंज हो उसको सेंस करेगा और वापस से उस चेंज के अगेंस्ट कुछ करेगा, ताकि हमारे बॉडी में क्या हो जाए, होम्योस्टैसिस स्टैब्लिश हो जाए। क्लियर है? तो इसी पॉइंट को लिखोगे यहाँ पे, पॉइंट बनाकर लिख लेना इसको।
इट रिसीव्स, इट यहाँ किसके लिए है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, क्लियर है ना। इट रिसीव्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम external as well as internal environment with the help of different types of क्या रिसेप्टर्स ना, रिसेप्टर्स और साथ ही साथ सेंसरी न्यूरॉन्स, क्लियर है ना। क्लियर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हो या इंटरनल इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज का हो, ये रिसीव कैसे करेगा, तो रिसेप्टर द्वारा सेंस किया जाएगा और उसको सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा यहाँ तक पहुंचाया जाएगा। अब क्या करेगा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर एक्ट करेगा। इट इज द प्रोसेसिंग साइट, जहां पे कि प्रोसेस किया जाएगा और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। तो उस पॉइंट को भी लिख लेना यहीं पे, ऐसे लिख लो, इट इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का साइट है। thereafter the body respond accordingly, और क्या करेगा, and maintains the homeostasis या equilibrium, maintain the homeostasis ही लिख लो, and maintain the homeostasis of body, बॉडी का होम्योस्टेसिस वापस से मेंटेन करेगा। यहां से रिस्पॉन्स जाएगा उसके बाद, क्लियर है ना, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शो करेगा। देख लो, आएगा भी पेरिफेरल से ही, क्लियर है ना, और जाएगा भी पेरिफेरल के पास ही, लेकिन बीच में सेंट्रल करेगा क्या, तो जो मैसेज आया उसको प्रोसेस करके एक बढ़िया सा रिजल्ट जनरेट करेगा। आ रहा है समझ में, ताकि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स वहां पे डेवलप हो। मतलब कि ऐसा ही नहीं कि कोई एक्शन आया उसका फालतू का कोई भी रिएक्शन जनरेट कर दिया जाएगा, एक प्रॉपर रिएक्शन जनरेट किया जाएगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स, क्लियर है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पड़ेगा ना। चलो ये सब चीज क्लियर होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यही इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे हम, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। अभी इसके बाद देखेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है ना। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं अब। तो नेक्स्ट लिखोगे दूसरा, है ना, दूसरा क्या था हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है ना। तो ये से देख लो, पेरिफेरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के पेरिफेरीज पे पाए जा रहे हैं। पेरिफेरीज मतलब साइड यानी बाउंड्रीज, क्लियर है ना। तो लिख लोगे इसी में पहला पॉइंट बना के, इट लाइज अलोंग the peripheries of our body, so called as peripheral nervous system, नहीं, peripheral nervous system, क्लियर है। अब देखो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं हम दो में, है ना। अभी तो देखे थे ना, सोमैटिक और ऑटोनोमिक, यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, क्लियर है। अब देखो उससे भी पहले एक चीज समझ लो, देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा, यानी रिस्पॉन्स शो करने की बारी आ गई है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही आया, चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड है, वो अलग अलग कंडीशन में होगा ना, आपको पता है। इमरजेंसी का कंडीशन होगा तो स्पाइनल कॉर्ड ही ब्रेन की तरह काम कर जाएगा,
लेकिन नॉर्मल कंडीशन होगा तो फिर ब्रेन ही ब्रेन की तरह काम करेगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे फाइनली एक रिस्पॉन्स तो जनरेट हो गया, लेकिन उसे शो भी तो करना है ना, उसे इफेक्ट में लाना है। क्लियर है ना। तो उसे कौन करेगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुम जितने भी बॉडी पार्ट्स देख रहे हो ना, वो सारे पेरिफेरल में ही आ गए हैं। क्लियर है ना, इन दो को छोड़ के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर है। तो उधर के जो भी है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट्स, ऑर्गन्स, वो सारे पेरिफेरल के पार्ट्स है। तो यहाँ से रिस्पॉन्स शो होगा, लेकिन समझो दो तरीके का रिस्पॉन्स है, एक तो वॉलेंट्री है, एक इनवॉलेंट्री है। क्लियर है ना। तो वॉलेंट्री वाले को शो करने के लिए हमारे पास है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी वहां पे कहा जाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहा जाएगा, तो वॉलेंट्री पार्ट्स के पास जाएगा, यानी स्केलेटल्स के पास जाएगा। यानी यू कहो ना, तो जो मसल्स होते हैं ना, स्टेरिएटेड मसल्स, यानी वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है ना। तो वॉलेंट्री मसल्स के पास जाएगा। इतना समझ में आया। और दूसरा जो हमारा ऑटोनोमिक था, वो वॉलेंट्री मसल्स को छोड़ दो, तो एक स्मूथ मसल्स भी होते हैं, तो स्मूथ मसल्स के पास ले जाएगा। और किसे ले जाएगा, रेगुलेटरी इंपल्स को, यानी रिस्पॉन्स को ले जाएगा। क्योंकि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आया था मैसेज, तो उसने ऑलरेडी एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रखा है। अब उसी को तो शो करना है, उसी को तो ले जाना है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आगे लिख लेना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। ऐसे लिख लो, peripheral nervous system is further divided into two types। क्लियर है ना। अब इसमें एक एक करके लिखते चलेंगे। यहीं पे पहला क्या था हमारा, सोमैटिक था ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, तो इट रिले regulatory impulse from CNS to the voluntary parts of body। तो सिंपल सा लिख लो, it transmits, या रिले भी बोल सकते हो, रिले मतलब ले जाना या ट्रांसमिट करना एक ही बात है, ट्रांसमिट सी लिखो, it transmits regulatory impulse, या इसी को रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो आप, regulatory impulse from CNS to the voluntary parts of body। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो ये स्टेरिएटेड मसल्स, है ना, स्टेरिएटेड होता है ना, सॉरी, या वॉलेंट्री मसल लिख लो, स्टेरिएटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। बस इतना ही है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, तो सीएनएस से वॉलेंट्री मसल्स यानी वॉलेंट्री पार्ट्स के पास तक, पार्ट्स के पास ले जा रहा है रेगुलेटरी इंपल्स को। क्लियर है ना। इसके बाद लिखोगे दूसरा, है ना, दूसरा लिख लोगे यहाँ पे, सोमैटिक हो गया, एक ऑटोनोमिक था ना, यहाँ पे लिख लोगे, जगह है ना नीचे, चलो बहुत जगह भी, इट ट्रांसमिट्स, फिर से वही रेगुलेटरी इंपल्स ही ले जाएगा ना, रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम CNS to involuntary parts of बॉडी। जैसे इसे इसे तुम विसरल ऑर्गन भी बोल सकते हो, विसरल ऑर्गन्स, लाइक जैसे देख लो, लाइक जैसे ओइसोफेगस हो गया तुम्हारा, लाइक जैसे तुम्हारा यूट्रस हो गया। क्लियर है ना। लाइक फैलोपियन ट्यूब हो गया, लाइक स्मूथ मसल्स लिख सकते हो तुम, या स्मूथ मसल्स ही बेसिकली विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चलो इसे यहीं पे खत्म करो। क्लियर है ना। तो इन सब जगहों तक ले जाएगा, यानी इनवॉलेंट्री पार्ट्स तक ले जाएगा, यानी अनस्टेरिएटेड मसल्स यानी स्मूथ मसल्स इसमें हेल्प करता है। आ रहा समझ में। चलो इतना समझ गए। अब देखो ऑटोनोमिक को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो में। क्यों कर रहे हैं वो पहले ही समझ लो, क्योंकि वॉलेंट्री में हम
कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम ज्यादा करके कंट्रोल तो कर सकते हैं ना ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ इनवॉलेंट्री वाले को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो इसीलिए यहाँ ऑलरेडी हम दो सिस्टम बनाएंगे, क्लियर है ना। और दोनों सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो उसी को देखेंगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, जल्दी से नोट कर लोगे। अब देखो लिख लेना यहाँ पे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आगे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को लिखना साथ में, ठीक है। तो अगला पॉइंट बना के लिख लेना, autonomic nervous system is further divided into two parts। कौन कौन होगा तो देखोगे यहीं पे साथ में, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या हो गया, सॉरी पेरिफेरल नहीं, क्या लिख दिया मैंने, सिंपैथेटिक ना, कोई नहीं हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। चलो समझ गया। इन दोनों के बारे में बस एक ही लाइन समझना है आपको, और वो ये कि ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करेगा। कुछ एग्जांपल देके मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लेना इस तरीके से, स्टार बना के, है ना। दीज टू सिस्टम्स, ऐसे लिख लो, दीज आर एंटागोनिस्टिक टू each other। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। अब कैसे एंटागोनिस्टिक, जरा इसे भी तो प्रूफ करें ना। तो देखते हैं, अभी कुछ फंक्शंस देखेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है और सिंपैथेटिक क्या करता है, उसी से तुम समझ जाओगे कि ये दोनों एंटागोनिस्टिक कैसे हैं, क्लियर है ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक टेबल बनाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है ना। उस टेबल में आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो इस टेबल में हम लोग तीन चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्गन्स, क्लियर है ना। इसके बाद इसका सिंपैथेटिक इफेक्ट देखेंगे, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, है ना। और तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा तो क्या होगा उस ऑर्गन में, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा तो क्या होगा, चेंज, क्लियर है ना। तो क्या वहां पे रिएक्शन होगा, इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, पहला लिख लेना यहाँ पे, चलो इसे ब्लू से लिख देता हूं मैं। सबसे पहले लिख लो ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल पे जब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होगा तो ब्लड वेसल ना कंस्ट्रिक्ट करेगा। ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्या करेगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब ये देखो, जैसे ब्लड वेसल था, इसका ल्यूमेन ऐसे था, क्लियर है ना। तो कंस्ट्रिक्ट करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ल्यूमेन ऐसा हो जाएगा। तो तुम्हें बताओ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि देख रहे हो सरफेस एरिया घट गया, यहाँ पे तो ज्यादा प्रेशर में फ्लो करेगा ना। अब सेमी अमाउंट ऑफ अगर ब्लड यहाँ से पास कर रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। यानी कि ये क्या करेगा, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, सिंपली लिखो। और इसका मतलब क्या हुआ कि बीपी को बढ़ाएगा। और समझ में, जब सिंपैथेटिक एक्शन होगा ब्लड वेसल पे तो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, ये तो बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा, जस्ट अपोजिट। सोचना ही नहीं है हमें, हमें बस एक ही याद रखना है, दूसरा तो याद ही नहीं रखना है। तो ये क्या करेगा, डायलेट कर देगा। ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। और डायलेट करेगा तो फिर से वापस बीपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन दोनों ने मिलके आपस में होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लिया। जैसे याद करो ना, इंसुलिन और ग्लूकागोन कर रहा था, ठीक है ना। जैसे याद करो ना, कैल्सिटोनिन और पाराथ हार्मोन कर रहा था। एंटागोनिस्टिक वाले यही तो करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा लिखना हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को जो सिंपैथेटिक एक्शन होगा ये इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ये क्या कर देगा, तो डिक्रीज कर देगा। और समझ में, हार्ट बीट को ये इंक्रीज करेगा। दूसरा तुम्हारा
डिक्रीज करेगा। तीसरा लिखना ब्रोंकाई। ब्रोंकाई समझते हो ना, लंग्स में, बिल्कुल ठीक है ना, तो लंग्स में प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई। अब देखो ब्रोंकाई को ये सिंपैथेटिक वाला इस बार डिक्रीज करे, मतलब ये डायलेट करेगा, ऐसे बोलो, ब्रोंकाई को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। यहां देखो उल्टा हो गया, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था लेकिन ब्रोंकाई को डायलेट कर रहा है, तो जब ये डायलेट कर रहा है ना तो ये इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर इज आई। तो आई पे क्या एक्शन है, तो आई के जो प्यूपिल्स होते हैं, ठीक है ना, उसको ये डायलेट कर देता है, डायलेट्स द प्यूपिल, क्लियर है। और यहां पे उल्टा कर दो, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल। इतना समझ में आया। अब देखो यहीं पे समझना, ये आपने ना एक्सपीरियंस भी करा होगा। क्या होता है ना कि जैसे देखो ऐसे समझोगे, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल सोचता हूँ। हाँ ठीक है, देखो जैसे कि क्या है ना कि गर्मी का दिन है या फिर कोई भी दिन है, बाहर बहुत ज्यादा धूप है, आप बाहर खेल रहे हो, धूप में खेल रहे हो, या नॉर्मली बाहर सनलाइट है वहां खेल रहे हो, और खेल के अचानक से अंदर रूम में इंटर करते हो, और रूम में क्या है, अचानक से जब जाओगे ना तो अंधेरा दिखेगा सब कुछ, ठीक है ना, लाइट वाइट नहीं जल रहा है तो अंधेरा ही दिखेगा ऑब्वियसली। लेकिन दिन में अंधेरा दिखना भी नहीं चाहिए, फिर भी अंधेरा दिखेगा, लेकिन वही 1-2 मिनट के बाद ना फिर सारी चीजें विजिबल हो जाएगी। मतलब जैसे एंटर करोगे ना उस समय तुम्हें रूम में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन 1-2 मिनट के बाद सब चीज दिखने लगेगा। इसके जस्ट अपोजिट चलो अब इस बार क्या है, हम के घर में है, नॉर्मल रूम में जहाँ की सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है लेकिन अंधेरा ही है बेसिकली। वहां से अचानक से घर के बाहर निकलते हैं जहाँ की सनलाइट जोर से पड़ता है, तो वहां पे ना आंखों में बहुत तेज रोशनी पड़ती है, इतना ज्यादा कि आंखों को हमें बंद करना पड़ता है, चकाचौंध हो जाता है, क्लियर है ना। देखो ये हो क्यों रहा है समझना है, इस बात को समझोगे। प्यूपिल जो होता है ना, आइरिस के अंदर प्यूपिल ऐसे समझो, आंखों के अंदर एक ब्लैक स्पॉट बड़ा सा दिख रहा है, व्हाइट है, उसके अंदर ब्लैक, और उस ब्लैक के अंदर भी एक दिख रहा होगा बहुत ज्यादा ब्लैक, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। अब प्यूपिल को ही समझो, प्यूपिल एक तरह से गेट है, ठीक है ना, वो जितना खुलेगा उतना ही लाइट इंटर करेगा, इस बात को समझो पहले। तो क्या हुआ कि जैसे नॉर्मल इंसान है तो गेट मान लो इतना पे खुला है, ऐसा हो गया तो कम हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल गेट खुला हुआ है तो नॉर्मल लाइट इंटर कर रहा है, जैसा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे क्या होगा कि मैं धूप में जाऊंगा ना, तो गेट तो इतना खुला हुआ है नॉर्मली, लेकिन वहां लाइट तो बहुत ज्यादा है ना यहाँ के कंपेरिजन में, इस रूम के कंपेरिजन में। तो क्या होगा, अचानक से मेरी आंखों में ढेर सारा लाइट इंटर करेगा, तो वहां पे जब बहुत ज्यादा लाइट इंटर करेगा तो फिर समझ रहे हो ना, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही ब्राइट इमेज होगा, और वहां से मुझे परेशानी होगा देखने में, तो मैं आंखों को थोड़ा देर बंद कर लूंगा, तो वो गेट धीरे धीरे ना छोटा हो जाएगा, यानी गेट धीरे धीरे बंद होगा, पूरा नहीं थोड़ा सा। अब क्या होगा कि थोड़ा सा ही लाइट इंटर करेगा, तो उस थोड़े सा ही लाइट में तो बहुत ज्यादा है ना, यानी जितना इंटर करना चाहिए उतना करेगा। लेकिन अब वही समझो, बाहर हो तुम लोग, गेट ऑलरेडी छोटा है, अब तुम रूम में आ गए, रूम में एक तो लाइट भी कम है, ऊपर से तुम्हारे आंखों का जो गेट प्यूपिल है वो भी छोटा हो रखा है, तो एक तो लाइट भी कम है, गेट भी छोटा है, तो कितना लाइट इंटर होगा भाई, अरे समझ में नहीं ना हो पाएगा सही तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, गेट को बड़ा होना चाहिए, ताकि जितना भी लाइट इंटर करना है कर जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो बाहर था ना, अगर ज्यादा लाइट इंटर कर रहा था तो ब्राइट इमेज बन रहा था, अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे ओपन होगा, और इसको कंट्रोल कर रहा है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मिलके, क्लियर है ना। इनवॉलेंट्री है ना, हम थोड़ी कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन स्लो भी है, क्लियर है ना, क्लियर है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्यूपिल को डायलेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब देखो अगर डायलेट किया और ज्यादा डायलेट कर दिया, बंद नहीं कर दिया लो, या खोल ही दिया, डायलेट में खोल ही दिया पूरा, फिर प्रॉब्लम है, या डायलेट में बंद ही कर दिया पूरा, फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए दो अपोजिट होने चाहिए सिस्टम, जो एक बढ़ाए तो दूसरा घटा दे, एक घटाए तो दूसरा बढ़ा दे, और इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखे। समझ में आ गया होगा शायद इसके बाद, ठीक है ना। एक लास्ट इसे में लिख लेना, 5th नंबर सलाइवेशन। सलाइवेशन को ये डिक्रीज करेगा, बस याद रखोगे, और ये इंक्रीज करेगा। आराम समझ में। सलाइवेशन समझते हो ना, सलाइवा का निकलना, जैसा ही देखते हो कोई फूड खाते हैं या फिर कोई देख भी लेते हैं, सोच भी लेते हैं ना, इनफैक्ट किसी खट्टे चीज के बारे में, तो देखते हो सलाइवा निकलने लगता है। लेकिन निकलने का ये नहीं ना मतलब है कि अभी जैसे निकलना शुरू हुआ, जैसे मैंने अभी इमली बोला है ना,
अब आप लोगों ने भी इमेजिन करा होगा, आपका भी सलाइवेशन हुआ होगा, ठीक है। तो सलाइवेशन हो रहा है तो क्या ये होता रहेगा क्या जिंदगी भर? नहीं ना, फिर उसे कंट्रोल कर लेगा ना सिंपैथेटिक वाला। पैरासिम्पैथेटिक वाला बढ़ा दिया तो सिंपैथेटिक वाला कंट्रोल कर लेगा उससे, ठीक है ना, डिक्रीज करके, तो फिर नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए चेंज वो भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर खाना खा रहा है और वो एंजाइम ही नहीं निकल रहा है, सलाइवा ही नहीं निकल रहा है, तब भी तो प्रॉब्लम है। तो दोनों ही कंडीशन को हमें मेंटेन करके चलना है। तो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इस तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहां तक हम लोगों ने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ओवरऑल। इसके बाद क्या करना है कि हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अलग से पढ़ना है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड तो छोड़ ही दो, बस थोड़ा सा है। बेसिकली हमें ब्रेन को पढ़ना है, 2-3 दिन का लेक्चर चलेगा, उसमें आराम से पढ़ेंगे, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन सब चीज देखेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाओ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। चलो फिर ठीक है, बाय।